Good morning, students. So today we are going to continue chapter number 9, data handling. Okay, today we learn about a bar graph. So let's start. What is bar graph? A bar graph and interpretation of a bar graph. कि बार ग्राफ क्या होता है और क्यों जरूरी है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग डेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? टेलीमार्क सीखा, उसके बाद हमने पिक्टोग्राफ सीखा, है ना। पिक्टोग्राफ इजी था, लेकिन क्या होता है अगर बहुत बड़ा डेटा हो तो हम अगर पिक्टोग्राफ में पिक्चर बनाते बैठे तो कितना टाइम लगेगा ना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो हम इतना जल्दी जल्दी नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि अगर डेटा बहुत बड़ा है तो हमें पिक्चर बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो रिप्रेजेंटिंग डेटा बाय पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट एट टाइम्स डिफिकल्ट टू, है ना। अब बार बार सोचना कि अब इसके लिए कौन सा पिक्चर लें, इसको कैसे ड्रॉ करें। तो अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा विजुअली इज बाय अ बार ग्राफ। अब दूसरा डेटा को एक मतलब देखकर पता लगाना कि अच्छा ये डेटा है, वो एक दूसरा वे है, वो है बार ग्राफ। Bars of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them, and then the length of each bar represent the given number. अब बार ग्राफ में हम जो है बार मतलब ऐसे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कोई बार ग्राफ में हम जैसे एक एक्सिस लिया, वाई एक्सिस, बाकी मैं आपको बताऊंगी, है ना। यहाँ पे इस तरीके से ये ड्रॉ करना किसी डेटा को, ये होता है बार। तो इसकी जो लेंथ आती है अकॉर्डिंग टू डेटा, कोई छोटी आती है, कोई बार की बड़ी आती है ना। तो वो डिपेंड करता है डेटा पे। तो इससे हमें क्या मिलता है कि रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर्स हैं, और दो बार के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है, वो इक्वल होता है। ये भी ध्यान रखना है ना, कि ड्रॉन ऑरिजिन वर्टिकली इक्वल स्पेसिंग, स्पेस जो होता है दो बार के बीच में इक्वल होता है, और लेंथ जो होती है ईच बार की रिप्रेजेंट करती है गिवन नंबर्स को। ओके, वो मैं भी आपको समझाऊंगी आगे, तब आपको पता चलेगा। पर समझ में आया क्या होता है कि दूसरा एक पिक्टोग्राफ जो है वो इतना वो इजी नहीं है कि हम बहुत बड़े डेटा में हम पिक्चर्स बना बना के उसको ड्रॉ कर सके, है ना। तो उसका जो दूसरा वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, कि विजुअली जिसको हम देखकर हम बता सके अच्छा ये डेटा है, वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ जो होते हैं सेम विड्थ के बनते हैं, जैसे हम बार ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, सेम विड्थ के होंगे, अलग अलग विड्थ मतलब अलग अलग चौड़ाई उसकी, है ना। और दो बार के बीच में जो स्पेस होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। द गिवन आइटम्स आर यूजुअली इंडिकेटेड along x axis मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देयर फ्रीक्वेंसीज along y axis। अभी हम जब बार बनाएंगे ग्राफ तब मैं बताऊंगी आपको। A suitable scale is selected to represent frequencies। अब जितना हमारा अकॉर्डिंग टू डेटा हम उसमें स्केल लेते हैं, अगर छोटा सा ही डेटा है तो कम स्केल लेते हैं, और बहुत बड़ा डेटा है तो हम बड़ा स्केल लेंगे। अ बार ग्राफ इनेबल अस टू मेक कंपैरेटिव स्टडी एंड ड्रॉ वेरियस कंक्लूजन्स। अब बार ग्राफ जो है वो हमें enable us to make comparative study and draw various conclusion। उसको देख के हम जो है, अब जैसे हमारी एक्सरसाइज 9.3 है, वो आप देखो, हम उसमें क्या है बार ग्राफ्स हमें दिए हुए हैं, उनको देख के हमें उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इजीली हमको जो भी हमें जानना चाहते हैं हम बार ग्राफ के थ्रू जान सकते हैं। ओके, सो सी दिस इज अ बार ग्राफ पेपर। ये मैंने आपको बताया कि ग्राफ पेपर है, ऐसे ग्राफ पेपर आपको लेने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। इसमें मैं ड्रॉ करके बताऊंगी आगे जब हम आगे जाएंगे। पहले हम एक्सरसाइज 9.3 देखते हैं। 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। यहां पर एक बार ग्राफ दिया हुआ है जो ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट ने कितना व्हीट परचेज किया 1998 से लेके 2002, मतलब 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002। Read the bar graph and write down your observation in which year was the wheat production maximum। अब देखो ये बार ग्राफ है, ओके।
इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं वाई। ये बहुत जरूरी है, हाँ ध्यान से देखना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने खींची दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन हमने खींची इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये जो दोनों जो कट करती है यहाँ पे दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ द बार, मतलब यहाँ से बार जो है वो शुरू होता है, ठीक है। अब इसके हमें एक्स एक्सिस पर क्या दिए हुए ईयर्स, तो हम यहाँ पे उसको शो करते हैं दिस इज ईयर्स। अगर हम लिखेंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि हमने कौन सा डेटा यहाँ पे लिया है। तो यहाँ हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिए हैं ईयर्स, तो देखो यहाँ ईयर्स लिखा हुआ है। यहाँ पे वीट इन 1000, वीट इन 1000 टन्स, मतलब कितने 1000 टन्स वीट परचेस किए। तो यहाँ पे देखो स्केल माना हुआ है, स्केल अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन्स, मतलब यहां से यहां तक जो है ये 5000 टन्स है। फिर 10 मतलब स्केल है हमारा कि 1 सेंटीमीटर का जो हमारा बॉक्स है वो 5000 टन्स के इक्वल है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्केल। हमें जो है वो स्केल, जो भी हम स्केल लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए वो हमें ऊपर लिखना पड़ता है। अगर आप ये लिखोगे नहीं तो चेक करने वालों को कैसे मालूम चलेगा कि आपने क्या स्केल लिया है, ठीक है। और तो मैंने बताया ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे क्या दिए हुए ईयर्स, वाई एक्सिस पे क्या दिए हुए वीट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, किस ईयर में वीट का प्रोडक्शन मैक्सिमम हुआ है। तो जिसका बार ग्राफ सबसे ऊंचा होगा मतलब सबसे बड़ा, इसका मतलब इन द ईयर 2002 द वीट प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम, सबसे ऊंचाई पर यही जा रहा है बार, इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस ईयर में हुआ है 2002। द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, अब सबसे छोटा बार कौन सा दिख रहा है ये 1998, इन द ईयर ऑफ 1998 द वीट प्रोडक्शन वाज मिनिमम। तो समझ में आया। तो हमें क्या करना था, बार ग्राफ को देखकर क्वेश्चन के आंसर देने थे। अब सेकंड क्वेश्चन, observe this bar graph which is showing the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday। बार ग्राफ मैंने यहाँ दिया हुआ है क्योंकि वो उधर छोटा स्पेस कम पड़ रहा था, यहाँ लिया हुआ। अब इस बार ग्राफ को देख के हमें इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले बार ग्राफ को देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। इन द on the x axis what is given, number of shirt sold, मतलब कितनी शर्ट सोल्ड हुई है वो यहां दी हुई है एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, डेज दिए हुए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो आप देख रहे हो इक्वली डिस्टेंस है दो बार के बीच में, एक एक का गैप है, और यहाँ भी देखो एक एक का गैप है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। स्केल दिया हुआ है एक्स एक्सिस 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट, मतलब यहां से यहां तक जो है वो 5 शर्ट है। 1 यूनिट लेंथ मतलब ये 1 यूनिट जो एक जो बॉक्स है, एक जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है 5 शर्ट्स के बराबर है, ठीक है। तो ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखो टेक्स्ट बुक खोल के बैठो बेटा, पीछे नहीं तो बार बार हमें पीछे जाना पड़ेगा। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। अब इस बार ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। द गिवन बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, कि एक रेडीमेड शॉप पे मंडे से लेके सैटरडे तक कितनी शर्ट्स बिकी हैं वो हमें शो कर रहा है ना, बता सकते ना। मंडे को कितनी शर्ट 15, ट्यूसडे को 10, वेडनेसडे को 20, थर्सडे को 35, फ्राइडे को हाउ मच 50, एंड सैटरडे को 60 शर्ट्स बिकी है। तो हम कोई भी पूछा ना ट्यूसडे कितनी बिकी, तो ट्यूसडे का ये रहा 10 शर्ट, फ्राइडे कितनी बिकी, फ्राइडे 50। तो हमें बार ग्राफ को देख के तुरंत इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। तो question is what information does the above bar graph give? The given bar graph shows the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. Second question, what is the scale chosen on the horizontal line representing number of shirts? अब इसमें जो है क्या स्केल लिया गया है, तो यहां लिखा ही है 1 unit length is equal to 5 shirts, तो 1 unit length is equal to 5 shirt, the scale chosen on the horizontal line, horizontal मतलब ऐसा सीधा, this is vertical, okay। Now next, on which day were the maximum number of shirts sold, how many shirts were sold on that day, किस दिन सबसे ज्यादा शर्ट बिकी है, तो सैटरडे, सी ऑन सैटरडे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स वर सोल्ड,
और कितनी बिकी है तो आप देख के बता सकते हो कितनी, 60। तो हाउ मच, 60 shirts were sold on that day. Now next question, on which day were the minimum number of shirts sold? किस दिन सबसे कम बिकी है, देखो ट्यूसडे। On Tuesday the minimum number of shirts were sold. How much नहीं पूछा, अगर how much पूछा तो आप क्या लिखते, 10 shirts, है ना। Now next question, how many shirts were sold on Thursday? Thursday को कितनी shirts बिकी है, तो see this is 35, 35 shirts were sold on Thursday। तो हमें इस बार ग्राफ का हमने ऑब्जर्वेशन किया और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर दे दिए, तो हो गया ना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया हुआ है, वो किसका है, अजीज के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का बार ग्राफ है। तो देखो क्या क्या दिए हुए हैं, हाफ एग्जाम्स हुए तो सब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये हो गए सब्जेक्ट्स, और यहाँ हो गए मार्क्स। अब स्केल क्या दिया हुआ है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 मार्क्स, मतलब 1 यूनिट लेंथ मतलब ये 1 स्क्वायर किसके बराबर है, 10 मार्क्स के बराबर है। तो ये हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है, उससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, ये बार ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस बार ग्राफ शोज द मार्क्स obtained by Aziz in half yearly एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स में हाफ ईयरली एग्जाम में उसे कितने कितने मार्क्स मिले हैं, ये बता रहा है ये बार ग्राफ। यही बता रहा है ना, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, बार ग्राफ शोज द मार्क्स obtained by Aziz in half yearly examination इन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले हैं ये बता रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, नेम द सब्जेक्ट इन विच Aziz स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। देखो तो मैक्सिमम मतलब जिसका सबसे बड़ा बार ग्राफ होगा, ये कितने हैं, 80 मार्क्स। कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी, तो क्या आएगा, इन हिंदी Aziz हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स। सी, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, किसका सबसे कम बार लग रहा है, दिस वन, कितना, 40। कौन सा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, in social science he has scored the minimum marks. Now state the name of the subject and marks obtained in each of them. अब एक टेबल बनानी है जिसमें हर सब्जेक्ट में उसको कितने कितने मार्क्स मिले हैं वो लिखना है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी लिख दिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज। हिंदी में कितने मार्क्स, 80 मार्क्स, राइट डाउन हियर 80। देन इंग्लिश में 60 मार्क्स, 60। मैथमेटिक्स में 70 मार्क्स, तो 70। साइंस में 50 मार्क्स, 50। एंड सोशल स्टडीज में कितने मार्क्स, 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स। तो ये हमने टेबल बना दी, सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट में कितने उसको मार्क्स मिले। तो देखो कितना इजी हो जाता है ना, और फटाफट बन भी जाता है। तो इसलिए इस ग्राफ को देख के हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुरंत हम उससे ले सकते हैं, है ना। तो ये थी एक्सरसाइज 9.3। इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमें ऑब्जर्व करके उनके आंसर्स देने थे। अब जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है, उसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, इंफॉर्मेशन दी होगी और इंफॉर्मेशन से हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ड्रॉइंग अ बार ग्राफ, अब कुछ चीजें होती हैं जो हमें पूरे तरह से पहले समझनी है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। फॉर ड्रॉइंग अ बार ग्राफ फॉर द गिवन डेटा वी फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये फॉलो करने हैं हमें स्टेप्स। फर्स्ट, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। ये तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने ग्राफ पेपर का रखा था, ये ग्राफ पेपर है, इसमें हमें 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, स्केल लेना है और शार्पन पेंसिल लेनी है, एक करनी है हमें। अब देखो इसमें ड्रॉ करना थोड़ा वो होता है, अच्छा ये तो एक सेकेंड है। एक हम करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और दिस इज वर्टिकल लाइन। ओके, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, समझ में आया। ओके, अब देखो और क्या है, 2 perpendicular lines, 1 vertical, 1 horizontal line. Along the horizontal line, mark the items. Along the vertical line, marks the corresponding values of the
आइटम्स एज पर द डेटा। इसका मतलब देखो ये वही ग्राफ की है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या आइटम मार्क्स करते हैं जो हमें दिए होते हैं, है ना, और वर्टिकल लाइन में मार्क्स, जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे और मार्क्स यहाँ लिखेंगे, है ना। क्लासेस दी हुई है कि स्टैंडर्ड 4th 5th 6th 7th, तो क्लासेस हम यहाँ लिखेंगे, स्टूडेंट्स के नंबर यहाँ लिखेंगे। तो हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर क्या लिखते हैं, आइटम्स को मार्क्स करते हैं, और वर्टिकल लाइन में हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो दी होती है आइटम्स की वो मार्क करते हैं, ठीक है। अब चूज द सुटेबल स्केल फॉर द वैल्यूज अलोंग द वर्टिकल लाइन। अभी जो वर्टिकल लाइन में जो हम वैल्यूज को लगाते हैं उसके लिए हमें सुटेबल स्केल चूज करना पड़ता है। अब मैंने आपको बताया अगर डेटा छोटा है तो आप कम स्केल लोगे, और अगर डेटा बड़ा है तो आप बड़ा स्केल लोगे, पर स्केल चूज करना पड़ता है जो हमें यहाँ ग्राफ के ऊपर लिखना होता है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बार्स फॉर वेरियस आइटम्स एंड ड्रॉ द बार्स। फिर आपको जैसे 80, अब यहाँ पे जैसे आपको, हम पीछे चलते हैं वापस ग्राफ में, ये ग्राफ था, है ना। अब हमने यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड लिख दिए, ये हमें यहाँ पे क्लास लिखना है, तो ये फर्स्ट, और एक एक का गैप मैंने बोला इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये मैंने लिखा सेकंड स्टैंडर्ड, यहाँ लिखा मैंने थर्ड स्टैंडर्ड, यहाँ लिखा मैंने फोर्थ स्टैंडर्ड, और यहाँ लिखा मैंने फिफ्थ स्टैंडर्ड। और ये हो गया 0 ओरिजिन ऑफ द बार, दिस इज एक्स एक्सिस, वो आपको लिखना पड़ता है। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है कि इस स्केल लिखना है हमें, तो स्केल कैसे लिखते हैं, स्केल हम यहाँ लिखेंगे। अब हमें कुछ दिया हुआ है कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं कि किसी में 50 है, किसी में 60 है, किसी में, तो एक 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने क्या माना, एक यूनिट को मैंने 10 स्टूडेंट्स माना, ठीक है, 10 स्टूडेंट। तो मैं क्या करूंगी, ये जो एक एक है यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे मार्क कर दूंगी और लिखती जाऊंगी 10 20 30 ऐसे। अब जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में 40 बच्चे हैं तो 10 20 30 40, तो कहाँ बनेगा ग्राफ, यहाँ बनेगा ऐसे, है ना। सेकंड स्टैंडर्ड में 50 है तो 10 20 30 40 50, तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से हम उनका वो लेके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। समझ में आया कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। ओके, तो टेक बार ऑफ द सेम विथ कीपिंग इन यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम। तो मैंने बताया एकदम इक्वली गैप रखते हैं दो बार के बीच में। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। समझ में आया कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस कैसे लेते हैं, वाई एक्सिस कैसे लेते हैं, स्केल कैसे लेते हैं, है ना। अब देखेंगे, रुको। फर्स्ट क्वेश्चन इज a survey of exercise 9.4, a survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time। एक सर्वे हुआ 120 स्कूल्स में जिनमें बच्चों से ये पूछा गया कि वो फ्री टाइम में क्या एक्टिविटी करते हैं। तो किसी ने बोला प्लेइंग, तो 45 बच्चों ने बोला प्लेइंग। रीडिंग स्टोरी बुक्स, 30 बच्चों ने बोला स्टोरी बुक पढ़ते हैं। वॉचिंग टीवी, 20 बच्चों ने बोला टीवी देखते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक, 10 बच्चे। पेंटिंग, 15 बच्चे। तो ये हमें डेटा मिला। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इल्यूस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे स्केल दिया ही हुआ है कि हमें 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स लेनी है। फिर क्वेश्चन है विच एक्टिविटी इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग, एंड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव द फॉलोइंग बार ग्राफ। अब हम बार ग्राफ देखो यहां मैंने बनाया है आगे, सी दिस इज द, है ना, ये इंफॉर्मेशन है प्लेइंग, तो प्रीफर्ड एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी लेंगे एक्स एक्सिस पर, देखो प्रीफर्ड एक्टिविटी हमने कहा ली एक्स एक्सिस पर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कहा लिए वाई एक्सिस पर। और हमें क्या स्केल दिया हुआ है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर ले रहे हैं ना,
तो लिखा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये एक्टिविटी और यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कितना लिया है 5, तो 0 से यहाँ 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया प्लेइंग, पहली एक्टिविटी क्या है प्लेइंग, दूसरी रीडिंग स्टोरी बुक, देखो जैसा लिखा है बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है, और एक एक बॉक्स एक एक यूनिट लेंथ को छोड़ के, देखो यहां से मैंने एक बॉक्स छोड़ा, फिर प्लेइंग लिखा, फिर एक बॉक्स छोड़ा, फिर रीडिंग स्टोरी बुक, फिर एक बॉक्स छोड़ा वॉचिंग टीवी, फिर एक बॉक्स छोड़ा लिसनिंग म्यूजिक, फिर एक बॉक्स छोड़ा पेंटिंग। समझ में आ रहा है? ओके, अब प्लेइंग, पहली एक्टिविटी क्या है प्लेइंग, कितने बच्चे हैं 45, तो सी 45 यहां तक हो गया। नाउ रीडिंग स्टोरी बुक्स 30 बच्चे कहाँ हैं यहाँ, तो ये ड्रॉ कर दिया हमने ग्राफ 30 बच्चों का। देन वॉचिंग टीवी 20, वेयर इज 20, दिस 20, तो यहां तक हमने 20 का एक ग्राफ बना दिया। लिसनिंग टू म्यूजिक, तो लिसनिंग टू म्यूजिक 10 बच्चे, तो 10 यहां पर आ गया। एंड पेंटिंग 15, तो 15 यहाँ है 15, तो बन गया हमारा ये बार ग्राफ, है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या था कि विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग, प्लेइंग के अलावा दूसरी कौन सी एक्टिविटी है जो बच्चे ज्यादा करना चाहते हैं, तो प्लेइंग तो 45 बच्चे, 45 बच्चों के बाद रीडिंग स्टोरी बुक, है ना, प्लेइंग तो सबसे ज्यादा बच्चे प्रीफर करते हैं, तो दूसरी एक्टिविटी कौन सी है प्लेइंग के अलावा, रीडिंग स्टोरी बुक्स, तो एक्टिविटी रीडिंग स्टोरी बुक्स इज प्रीफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। तो समझ में आया किस तरह से बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सी मैं ये हर जगह आ जाती हूँ नहीं। Second question is the number of mathematics books sold by a shopkeeper on 6 consecutive days is shown below. अब यहाँ पे एक शॉपकीपर ने जो है मैथमेटिक्स बुक ने बुक्स बेची हैं, वो नीचे दी हुई है, नंबर ऑफ मतलब डेज, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन का दिया हुआ है, 6 डेज का दिया हुआ है, और संडे को जैसे 65 बुक्स सोल्ड हुई, मंडे को 40, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें ये डेटा दिया हुआ है। Draw a bar graph to represent the above information choosing the scale of your choice. अब आप देखो यहाँ पे सब 80 के तक हैं करीबन, है ना, तो हम क्या स्केल ले लेंगे 1 यूनिट लेंथ इज टू 10 बुक्स, क्योंकि 5 लेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करते करते बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ऊपर तक। तो मैंने आपको बोला जरा सा अगर बड़ा होता है डेटा तो हम थोड़ा बड़ा स्केल ले लेते हैं, तो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 बुक्स हम ले लेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, डेटा ये है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है, डेज हम कहाँ लेंगे एक्स एक्सिस पर, तो हम पहले, और हमेशा जो भी, जैसे ये मैंने बार ग्राफ बता रही हूँ आपको, ये बार ग्राफ है, कोई भी आपको ड्रॉ करना हो ग्राफ तो हमेशा आप जो है 1 2 3 लाइन यहां से छोड़ोगे, जैसे आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है तो लीव 3 लाइंस फ्रॉम बिलो 1 2 3, और यहां से आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे। ठीक है, और अगर ये करना है वाई एक्सिस जो है वो 2 लाइन को छोड़ के करोगे, ऐसा समझ में आया। एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के लिए नीचे से 3 लाइन छोड़ोगे, और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के लिए नीचे साइड से 2 जो है वो बॉक्स को छोड़ के ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे ये क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करोगे। ओके, फिर अभी हम जाते हैं, तो हमें ड्रॉ करना है क्या, ये, तो ये हमारे पास डेटा है, तो डेज कहाँ आएंगे एक्स एक्सिस पर, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड कहाँ आएगी वाई एक्सिस पर, तो एक बॉक्स छोड़ के मंडे, फिर एक बॉक्स छोड़ के सॉरी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इन डाल दिए, है ना डेज के नेम। और वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, स्केल क्या है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 बुक्स, तो 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 ये हमने नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड डाल दिया वाई एक्सिस पर। ठीक है, ओके। अब संडे को कितनी बुक्स सोल्ड हुई है 65, तो 10 20 30 40 50 60, 60 और 70 के बीच में, तो ये देखो 5, ये कितने 1 2 3 4 5 बॉक्सेस का है, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो ऐसे करके मतलब 60 और 70 के एकदम बीचों बीच लाइन करके ये हमने ड्रॉ कर दिया बार, हो गया संडे का। मंडे 40 का है, ये रहा 40 का यहाँ पे टिक करके जहां हमने मंडे लिखा है उसके ऊपर 40 का ग्राफ बार बना देंगे। ट्यूसडे 30 का है, ये रहा 30 पे टिक करके फिर 30 का ये बार ड्रॉ कर देंगे। वेडनेसडे 50 का है, ये रहा 50, तो यहाँ तक 50 है, तो वेडनेसडे के ऊपर ये 50 का बार बना देंगे। थर्सडे 20
20 कहाँ है, ये रहा 20, थर्सडे के ऊपर 20 बना देंगे। एंड फ्राइडे 70, 70 कहाँ है, यहाँ फ्राइडे के ऊपर 70 का बार बना देंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें ये हमने ड्रॉ कर दिया बार ग्राफ। तो हमें सिर्फ इसमें ड्रॉ ही करना था, कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया बार ग्राफ। ठीक है, तो आप बना दोगे अच्छे से। तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। Third question, following table shows the number of bicycle manufactured in a factory during the year 1998 to 2002. Illustrates this data using bar graph. Choose a scale of your choice. अब देखो यहाँ तो कितना बड़ा 800, 600, 900 इतना बड़ा हमें डेटा दिया हुआ है ना। और इसके रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस हैं कि in which year were the maximum number of bicycle manufactured और in which year were the minimum number of bicycle manufactured। अब हम इसका बार ग्राफ देखेंगे। देखो यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे खाली डेटा है, उस डेटा को मैंने यहाँ ले लिया है। तो ईयर्स दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर। तो ईयर्स में ले लूंगी एक्स एक्सिस पर, सी ले लिया एक्स एक्सिस पर, है ना। और वाई एक्सिस पे क्या आ गया, नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स, नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स ले ली मैंने वाई एक्सिस पर। अब डेटा तो बहुत बड़ा बड़ा है, तो मैं क्या ले लूंगी, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 बाइसाइकिल, क्योंकि अगर 100 भी लेती हूँ तो 100 भी बहुत ऊपर तक जाएगा। तो मैंने क्या ले लिया, 200 बाइसाइकिल, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2। आप 100 भी लेके कर सकते हो, 100 का बनाओगे थोड़े बड़े बड़े बार बनेंगे, है ना। मैंने 200 लिया है, तो यहाँ लिख दिया फिर 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। ये मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिए, ईयर्स। और देख रहे हो बार बार बोल रही हूँ, एक एक बॉक्स को छोड़ के बनाना है। 1998 देन लीव वन बॉक्स, देन 1999 देन लीव वन बॉक्स, 2000 फिर एक छोड़ना है, 2001 फिर एक छोड़ना है, 2002 ऐसा लिख देना है। नाउ वाई एक्सिस पर हमने लिए नंबर ऑफ बाइसाइकिल, और 1 यूनिट लेंथ किसके बराबर लिया है, 200। तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 मार्क कर दिया। नाउ 1998 में कितनी बाइसाइकिल सोल्ड हुई है, 800। 800 का है, ये रहा, यहाँ 800 मार्क करके उसका बार ड्रॉ कर दिया। 1999 में 600, वेयर इज 600, ये रहा 600 मार्क करके 600 का बार ग्राफ कर दिया। 2000 में 900, अब देखो 800 और 1000 इसके बीचों बीच 900 आएगा, ये देखो बीचों बीच 900। तो 2000 में 900 बाइसाइकिल सोल्ड हुई है। 2001 में कितनी हुई है, 1100। तो 1000 और 1200 के बीच में 1100 आएगा, ये देखो उसका बार ड्रॉ कर दिया। और 2002 में 1200, तो 1200 तो है, ये रहा, ड्रॉ कर दिया 2002। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या थे कि किसमें, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड। तो 2002 का बार जो है वो सबसे ऊंचा है, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल वर मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2002। और मिनिमम कब कहाँ हुई है, इसमें 1999 में मिनिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल वर मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 1999। क्लियर, समझ में आया, बना लोगे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन इन वेरियस एज ग्रुप्स इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि एक टाउन में जैसे 1 से 14 तक के बच्चे 2 lakhs हैं, 15 से 29 तक के बच्चे जो एज के लोग 1,60,000 हैं, 30 से 44 एज ग्रुप के लोग 1,20,000 है, 45 से 59 तक के एज ग्रुप 1,20,000 है, और 60 से 74 के एज ग्रुप के लोग 80,000 है, एंड 75 से एबव के जो लोग हैं वो 40,000 है। अब देखो कितना बड़ा डेटा है ना। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे उन्होंने खुद दिया हुआ है स्केल, टेक 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000। एक यूनिट मतलब एक जो बॉक्स है वो किसके बराबर लेना है हमें, 20,000। तो देखो यहाँ पे बार ग्राफ, तो एक्स एक्स देखो ये है मेरा डेटा, एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्सन। तो एज ग्रुप आ जाएगा नीचे एक्स एक्सिस पर, एज ग्रुप क्या है 1 to, एक छोड़ेंगे बॉक्स 1 to 14, फिर दूसरा 15 to 29, then 30 to 44, then 45 to 59, then 60 to 74, then 75 and above। ये एज ग्रुप कहाँ आ गया, एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पे क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स। और ये लिखना जरूरी होता है, आप लिखोगे तो मार्क्स कट जाता है, कैसे मालूम चलेगा आपने क्या ड्रॉ किया है वाई एक्सिस पर, क्या ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, वाई एक्सिस पे आ गया नंबर ऑफ पर्सन्स। तो अब इन्होंने स्केल क्या लिया है, दिया ही है हमें क्वेश्चन में
कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000%। इसका मतलब 0 से लेके ये 1 बॉक्स 20,000, फिर 20 का डबल 40,000, 40 to 60,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000 एंड 2 लाख तक का जो है वो हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब 1 से लेके 14 तक के एज ग्रुप के कितने लोग हैं? 2 लैक्स। 2 लैक्स कहाँ है? ये रहा 2 लैक्स। 2 लैक्स का हमने बार ड्रॉ कर दिया। 15 to 29 में कितने लोग हैं? 1,60,000। तो 1,60,000 ये रहा, वो मार्क किया, बार ड्रॉ कर दिया। 30 to 44 के एज ग्रुप कितने लोग हैं? 1,20,000। वो कहाँ है? 1,20,000 ये रहा, इसको मार्क किया, कर दिया। 45 to 59 1,20,000, ये भी दोनों सेम सेम है, इसके भी तो भी सेम बार बन जाएगा। 60 to 74 80,000, 80,000 का है 20 40 80,000, तो 80,000 का यहाँ मार्क किया और आपको उसी जहां एज ग्रुप लिखा है उसी के ऊपर बार ड्रॉ करना है। ठीक है, 75 एंड अबव 40,000, 40,000 का है ये रहा, मार्क किया और बार ड्रॉ कर दिया। तो समझ में आया? इस तरीके से हम बार ड्रॉ कर देंगे। और क्वेश्चंस क्या दिए हुए थे उसके आगे? विच टू एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन? किसमें है? एज ग्रुप टू, एज ग्रुप ऑफ 30 to 44 and 45 to 59 have the same population, है ना? 1,20,000, 1,20,000. And second question, all persons in the age group of 60 and above are called senior citizens. How many senior citizens are there in the town? ये क्या बोल रहे हैं? 60 और 60 से ऊपर वाले सबको क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो टोटल कितने सीनियर सिटीजन हैं? तो देखो 60 से अबव, तो 60 का है 60, ये कितने लोग थे? 80,000। 60 to 74 और 74 से अबव कितने थे? 40,000। तो 80,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1,20,000, है ना? क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने कि जितने भी ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव, 60 साल के या उससे बड़े के जो भी एज ग्रुप वाले लोग हैं वो सब सीनियर सिटीजन में आते हैं। तो टाउन में कितने सीनियर सिटीजन है? तो देखो 60 से 74 के थे लोग 80,000 और 75 से अब 40,000, दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 1,20,000। कितने हो गए? 1,20,000 सीनियर सिटीजन हो गए। तो समझ में आया? बस छोटा सा ही इसमें था, 4 ही बायोग्राफ थे, आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में ड्रॉ करना है। ठीक है, शार्पेन पेंसिल लोगे और बार ड्रॉ करने के लिए आप स्केल का यूज करोगे, ऐसे हाथ से कोई नहीं बनाएगा। एक्स एक्सिस खींचोगे, वाई एक्सिस खींचोगे, एक्स एक्सिस पे जो डेटा दिया है वो लिखोगे, क्या दिया है उसका नाम भी लिखोगे, फिर वाई एक्सिस पे क्या दिया डेटा दिया है वो लिखोगे और क्या है वो उसका नाम लिखोगे, फिर स्केल से बार्स ड्रॉ करोगे। और ये स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो बहुत जरूरी है लिखना है आपको। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करनी है। बस ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, तो आप, मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी समझ के, और कोई भी डाउट हो नहीं समझ में आया तो शाम को 4 to 5 के बीच में मुझसे पूछना। ओके, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।